वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। मतलब मैं इवोल्यूशन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस के थ्रू आप जो है थियरी को भी रिवाइज कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस के थ्रू आप थियरी को भी चीज़ें को कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इवोल्यूशन चैप्टर के वो आपको बताए जाएंगे। तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो जो पहला चीज़ है, मतलब जो पहला क्वेश्चन एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसका आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो क्या बताता है? थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अगर आपको मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर आपकी राइटिंग या समझ नहीं आ रही है। ठीक, हालांकि मैं उस वर्ड को बोल भी रहा हूँ और यहाँ से पेन को आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन लिखा है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिएगा। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने सब चीज़ें जल्दी जल्दी लिखी हैं, सारी चीज़ें आप लोग के लिए प्रिपेयर किया गया है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि चीज़ें क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या हैं, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर कोई गलती हो तो मैं इसके लिए हाथ जोड़ के आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आइए पढ़ते हैं और इस चैप्टर में आप कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा या कुछ। हाँ, ओके। तो जो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो क्या बताता है? मतलब कि थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बताता क्या है? लाइफ जो है कैन एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। जो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो यह बताता है कि जो लाइफ है वो एराइज करता है नॉन लिविंग थिंग्स से। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एक जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वह एक प्रकार का ए बायोजेनेसिस है। मतलब ए बायोजेनेसिस, ये ए बायोजेनेसिस का मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि यह लिविंग थिंग नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो नॉन लिविंग थिंग्स के बेसिस पे इसको कैरेक्टराइज करेगा। जैसे यहाँ पे बोला भी गया है कि लाइफ एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। जो लाइफ आपकी एराइज होती है, जो लाइफ आपकी उत्पन्न होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स से एराइज होती है। ठीक, अब बोला गया कि इस थियरी में, मतलब देखिए इस थियरी में क्या बताएगा? इस थियरी में यह बताएगा कि जो लाइफ है वो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स से एराइज होती है। ठीक है, लाइफ जो है वो कहाँ से एराइज होती है? नॉन लिविंग थिंग्स से एराइज होती है। ठीक, अब यहाँ पे आप दूसरा देखेंगे तो दूसरा एक टर्म्स है कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। मतलब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन करते हैं वो क्या? अच्छा, देखिए इसमें मैं बोल दिया था कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन करते हैं। वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन नहीं करते हैं, मतलब कि वो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होते हैं। मतलब कि अगर एटमॉस्फेयर या जो इन्वायरमेंट वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो वो उस जगह पे ग्रो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में किसको यूज़ किया जाता है? तो जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में किसको यूज़ किया जाता है, तो उसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? लाइकेन होगा। देखिए यहाँ पे जो है उसका जवाब है लाइकेन होगा। ठीक, देखिए लाइकेन जो है वो है क्या? ठीक, आप समझने की कोशिश करिए। सॉरी, लाइकेन है क्या? ठीक, लाइकेन जो है आपका फंगी और एल्गी से मिल के बना हुआ। मतलब लाइकेन जो है फंगी और एल्गी। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि एक फाइकोबायंट होता है, एक वर्ड जो होता है फाइकोबायंट होता है, एक होता है माइकोबायंट होता है। फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट। तो फाइकोबायंट किसके लिए यूज होता है आप बता सकते हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा कि फाइकोबायंट जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए? तो जो फाइकोबायंट वर्ड है वो इस एल्गी के लिए यूज़ होता है और जो माइकोबायंट वर्ड है वो इस फंगी के लिए यूज़ होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो लाइकेंस हैं वो मतलब कहाँ पे नहीं ग्रो करेंगे? जहाँ पे SO2 का पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा होगा तो लाइकेन जो है आपके ग्रो नहीं करेंगे। ठीक, जहाँ पे भी आपको SO2 का पॉल्यूशन ज़्यादा मिल गया वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। तो यह एक तरीके से आपका पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट जो चीज़ है आप देखिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर एग्जाम्पल। मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री है और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है यह किसके एग्जाम्पल हैं? ये किसके हैं? मतलब कि देखिए अब यहाँ पे जो आंसर लिखा गया वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए क्या होता है कि एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन है उसमें हम लोग अच्छी वैरायटी के गाय हो गया, भैंस हो गया, एनिमल्स को पालते हैं, उनके प्रोडक्ट्स, उनके जो मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ों को मार्केट में या सेल करते हैं। ठीक,
ठीक। और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि अच्छे अच्छे प्लांट्स जीन्स के प्लांट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उनको ग्रो करते हैं और उनको भी मतलब, तो ये किस तरीके का, ये एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जांपल है। एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोग्राम है वो किसके एग्जांपल हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के एग्जांपल हैं, ठीक। नेक्स्ट इसी कतार में आगे बढ़ते हुए थियरी ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन को किस नाम से जाना जाता है, मतलब कि थियरी ऑफ जो यूनिवर्स की ओरिजिन है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक। थियरी ऑफ ओरिजिन यूनिवर्स, मतलब थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, या थियरी ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन को, मतलब आप ये समझिए कि उसको किस नाम से जाता है। अगर मतलब आपसे एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछ दिया गया कि द थियरी ऑफ ओरिजिन इनवर्स या ओरिजिन ऑफ इनवर्स को किस नाम से जाना जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिग बैंग थ्योरी। किस नाम से जाना जाता है भाइयों, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। तो ये जो पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस जो है वो किसके लिए है, मतलब रेफर किसके लिए किया जाता है, मतलब ये जो वर्ड लिखा गया है पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, ये क्या सजेस्ट करता है। देखिए ये जो वर्ड लिखा गया है पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, यह जो है आपके फॉसिल से रिलेटेड है, मतलब ये फॉसिल्स की इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आगे आपको बताया गया है कि फोर लिम, देखिए बोन जो है, बोन ऑफ फोर लिम ऑफ वेल के जो फोर लिम ऑफ बोन होते हैं, बैट के होते हैं, चीता के होते हैं और मैन के होते हैं, आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। अब देखिए वो उसके जो अंदर की जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती हैं वो सेम होती हैं, क्यों ऐसा होता है कि उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम होती हैं, क्या आप बता सकते हैं। हाँ, इसका रीज़न ये है कि वो कॉमन एंसेस्टर जो है, कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। होमोलॉगस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। एनालॉगस ऑर्गन जो होता है एराइज होता है ड्यू टू। अब ये जो एनालॉगस ऑर्गन है ये कैसे एराइज होता है, मतलब एनालॉगस ऑर्गन जो है वो आपका उत्पन्न कैसे होता है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि एनालॉगस जो होते हैं उनके जो होते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर वो सेम नहीं होते, लेकिन जो होते हैं फंक्शन जो होते हैं उनके सेम हो जाते हैं, इसीलिए वह कन्वर्ज हो जाते हैं। कन्वर्ज फंक्शन के बेसिस पे वो से सिमिलर होते हैं, इसी वजह से उनको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है, कन्वर्ज हो जाते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट जो चीज़ें बताई गई है यहाँ पे देखिए आप, p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यह इक्वेशन जो है वो किस, मतलब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को कहा जाता है हार्डी-वीनबर्ग की इक्वेशन, या हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम भी आप कह सकते हैं, ठीक। यह रिप्रेजेंट करता है किसके, मतलब ये पॉपुलेशन को बताता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स को बताता है। ये किसको बताता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स को बताता है। यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए लिखा भी गया है, यह इक्वेशन जो है हार्डी-वीनबर्ग की इक्वेशन है, ठीक। यह इक्वेशन पॉपुलेशन पे दिया गया है, ठीक। यह जो इक्वेशन है ये पॉपुलेशन पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें यह बताया गया है कि पॉपुलेशन, अच्छा एक और वर्ड होता है कि जो पॉपुलेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन एक जाति के लोग, स्पीसीज, जाति, स्पीसीज। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें एक बात बताई गई है कि एक ही जनसंख्या के में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक। और उनका जो जीन पूल होता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। जीन पूल जो है, उनके जो जीन है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, या आप कह सकते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक। वो वेरी नहीं करते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। मतलब देखिए अब इसमें ये जो इक्विलिब्रियम दिया गया है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस भी है, होमोजाइगस भी है।
तो कौन से मतलब हेट्रोजाइगस को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो जो 2pq यहाँ पे लिखा गया इस इक्वेशन में 2pq, ये जो 2pq लिखा गया है यह जो है आपका हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है। यह जो q है ना ये होमोजाइगस रिसेसिव, यहाँ पे जो लिखा गया q स्क्वायर जो है वो आपका होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी। और ये जो p स्क्वायर है यह होमोजाइगस डोमिनेंट को बताता है, यह होमोजाइगस पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो है पी स्क्वायर, यह पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी को बताता है। ठीक, अब देखिए एक और चीज़ आप देखते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन जो है उसका ऑर्डर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन जो है उसका ऑर्डर क्या है, मतलब पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो देखिए उसका जो मतलब पहले से बाद में, ठीक, तो पहले है ड्रायोपेथिकस, पहला जो है ड्रायोपेथिकस, दूसरा है रामापेथिकस, तीसरा ऑस्ट्रेलोपेथिकस है, चौथा होमो हैबिलिस है, पांचवा कौन है, होमो इरेक्टस है, छठा कौन है मतलब 6 नंबर पे कौन है, निएंडरथालमैन, ठीक, होमो सेपियंस है। ठीक, तो ये इसके क्या है, अर्ली से लास्ट तक के ऑर्डर है, जैसे ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथालमैन, होमो सेपियंस। याद करिए मेरे साथ, ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस बोलिए, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस आप बोलिए, निएंडरथालमैन, होमो सेपियंस। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे, इस तरीके से आप लोग रिपीट करेंगे, चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, लिखेंगे, तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए, रिपीट करिए, चीज़ों को याद हो जाएंगी, याद करने में कोई दिक्कत, ऐसे कि हम ऐसा नहीं कि हम इसको बिना देखे नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं। देखिए अभी हम आपके सामने ही बता रहे हैं, लेकिन इसको ढका कैसे जाए, चलिए हम ढक लेते हैं। ड्रायोपेथिकस है, रामापेथिकस है, ऑस्ट्रेलोपेथिकस है, होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथालमैन है और होमो सेपियंस है। ठीक, तो ये देखिए, ये आप लोग भी लिखेंगे, आप लोग भी रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी उससे बिल्ड हो रहा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा हाँ, आप लोगों को अगर कोई डाउट रहे, कोई भी चीज़ पूछना रहे तो आप लोग कमेंट में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आप लोग कमेंट में डाल दिया करिए। मैं 100% कोशिश नहीं, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, हर एक डाउट का आपको सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको PDF की ज़रूरत हो, अगर उसकी ज़रूरत हो तो आप लोग बोल दिया करिए कि PDF चाहिए, तो हम इसका PDF भी दे देंगे या इससे अच्छे तरीके से लिख के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब देखिए यहाँ पे लिखा गया अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज़ एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? जैसे मान लीजिए कि कुछ जैसे पहले क्या होता था कि पहले जो मच्छर होते थे वो छोटे से धुएं से जो आग जलाया जाता था उसके धुएं से ही वो भाग जाते थे। अब मच्छर क्या होते हैं कि वो आग जलाने पे नहीं भागते हैं। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ही कभी उस टाइम भी थोड़ी मोड़ी मोटी नहीं सारी दवा चलती थी, तो हम लोग दवा लाते गए, तो उसमें जो मच्छर था जो रेजिस्टेंट था उसके खिलाफ, कहीं ना कहीं किसी वो अपने आप को रेजिस्टेंट बना लिए, तो वो जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो सर्वाइव कर गया। अब वो सर्वाइव कर गया तो फिर उससे जो भी उसके बेबीज जो पैदा हुए जो भी तो वो उस तरीके से रेजिस्टेंस उस खिलाफ लेते, तो इसीलिए वो रेजिस्टेंस होते गए उसके खिलाफ। तो वही चीज़ ये बताया गया है कि अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है एग्जाम्पल क्या, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में कोई ना कोई ऐसा वेरिएशन रहा होगा जो उसको इस एडवर्स कंडीशन से, उनके लिए तो एडवर्स कंडीशन है, उस एडवर्स कंडीशन से उनको बचाने में कारगर रहा होगा और वो बचे होंगे, और वो जब वो रिप्रोड्यूस किए होंगे तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो सेम चीज़ ही पास ऑन किए होंगे। तो ये चीज़ ये बताना चाहता है कि अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एग्जाम्पल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं फॉसल्स। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको देखिए आप, फॉसल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जनरली जो फॉसल्स होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? जो फॉसल्स होते हैं आपके वो जनरली पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, पाए जाते हैं। ठीक, ये जो फॉसल्स होते हैं आपके कहाँ पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
आशा करते हैं आपने बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत से चीज़ों को सीखा होगा। अगर आप चीज़ों को सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिनकी इस वीडियो की ज़रूरत है। मैंने इस चैप्टर में से मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मतलब कॉन्सेप्ट को, मतलब सारे कॉन्सेप्ट चीज़ें मैंने इसमें लाए हैं। आप ज़रूर से इसको देखिए, आपको बेनिफिट 100% होगा, मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूँ। देखिए, अब देखिए, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म इज़ एग्जाम्पल ऑफ। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म किसका एग्जाम्पल है? इंडस्ट्रियल मैनलिज्म जो है आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मॉथ रहते थे, डार्क विंग्ड मॉथ, वाइट विंग्ड मॉथ। ठीक, आपने सुना होगा डार्क विंग्ड मॉथ, वाइट विंग्ड मॉथ। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं हुआ था उस टाइम पे जो वाइट विंग्ड मॉथ थे वो अपने आप को इन्वायरमेंट में या उसके पे हाइड कर पा रहे थे जब, ठीक। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो डार्क विंग्ड मॉथ वाले अपने आप को हाइड कर पा रहे थे। तो ये एक किसका, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, एस ए मिलर प्रोड्यूस अमाइनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज कंटेनर। उन्होंने क्या क्या मतलब लिया था? देखिए, CH4 अमोनिया, H2, सॉरी ये मीथेन है, सॉरी माय मिस्टेक, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर। प्लस ये टेम्परेचर याद रखिएगा, ये टेम्परेचर में ऑप्शन में गलती, ऑप्शन में बढ़ाता है, कभी 1000 कर देता है, कभी 1200 कर देता है, कभी 600, कभी 700। तो ये टेम्परेचर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया गया था। और ये इसको ध्यान दीजिएगा, मीथेन। स्टेनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके ओपरेन और हेल्डर के थ्योरी को, जो उन्होंने, देखिए स्टेनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ओपरेन हेल्डर ने जो थ्योरी दिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसको उन्होंने प्रूव किया। देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थ्योरी है वो किसने दिया था? ओपरेन और हेल्डर ने दिया था। इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया? स्टेनले मिलर ने किया। ठीक, SL मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने जो यहाँ गैसेस जो ली वही सेम चीज़ है कि मीथेन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है एंड वाटर वेपर है एट 800 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आप कोशिश करिएगा याद रखिएगा, 800 डिग्री सेल्सियस का, 800 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर जो है आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जॉलेस होगा, लॉलेस लिखा गया, सॉरी जॉलेस होगा, इसको आप जे बना लीजिएगा। मैं भी आपके सामने ही बना देता हूँ, जॉलेस फिशेस। मतलब जॉलेस है, ये जे है। ठीक, जॉलेस फिशेस इवॉल्व हुए थे। तो जॉलेस फिशेस कब इवॉल्व हुए थे? जॉलेस ये देखिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जॉलेस फिशेस जब इवॉल्व हुए थे वो 500 मिलियन ईयर एगो पहले इवॉल्व हुए थे। फिर पूछता है सीवीड का एक्सटेंशन कब हुआ था? तो सीवीड जो आपके एक्सटेंट हुए थे वो 320 मिलियन ईयर एगो एक्सटेंट हो गए थे। इन्वर्टिवेट फॉर्म हुए थे, मतलब इन्वर्टिवेट कब बने थे? तो ये जो है 350 मिलियन ईयर एगो में इन्वर्टिवेट जो है आपके वो फॉर्म हुए थे। रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज जो कब, मतलब एक तरीके से ये पूछ रहा है आपका कि रेप्टाइल जो है वो कब डोमिनेंस किए थे, मतलब अर्थ पे उसकी डोमिनेंसी कब से हुई थी? तो ये जो है 200 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल का डोमिनेंसी शो हुआ था। यूनिवर्स की ओरिजिन कितने समय वर्ष पहले हुई थी? यूनिवर्स की जो ओरिजिन है वो कितने समय वर्ष पहले हुई थी? तो 13.7 बिलियन ईयर एगो जो है यूनिवर्स की ओरिजिन शुरू हुई थी। अब एक चीज़ और पूछता है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो होता है वो कितने समय पहले आया था धरती पे? तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ कितने समय पहले आया था धरती पे, ये भी एक सवाल पूछता है। तो 2 बिलियन ईयर एगो, मतलब कितने समय पहले आया था फर्स्ट सेलुलर लाइफ? 2 बिलियन ईयर एगो। इसको याद करिएगा, मेरे साथ भी याद कर सकते हैं आप, जैसे याद करिए, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म 2 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म कितने समय पहले हुआ था? 2 बिलियन ईयर एगो। अर्थ का ओरिजिन, अब देखिए ये यूनिवर्स की ओरिजिन है 13.7, ये अर्थ की ओरिजिन है, ये है 4.6 बिलियन ईयर एगो। ये कितने? 4.6 बिलियन ईयर एगो, 4.6 बिलियन ईयर एगो।
थैंक यू बच्चों। अब ये जितने भी मतलब मैंने कॉन्सेप्ट जितने भी टॉपिक्स लिए हैं इस इवोल्यूशन चैप्टर से, अभी और आगे भी आएंगे कॉन्सेप्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तभी आपको, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा तभी आपको जो मेरे मतलब मैं जो भी एजुकेशनल वीडियो जो भी आपके लिए लाऊंगा वो तभी आप देख पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा और उन बच्चों तक शेयर करिएगा जिनको इनकी बेनिफिट है, जो मतलब ये ऐसी चीज़ें, ऐसी शॉर्ट में चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें खोज रहे हैं वो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर हाँ एक और चीज़ है, आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में वो चीज़ करिए, मैं उसका 100% जवाब ज़रूर दूंगा। और एक और बात है, आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वंदे मातरम। भारत माता की जय।